हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी यानी कि एक कंपनी किस प्रकार से बनाई जाती है, उसके बारे में हम पिछले लेक्चर्स में भी कुछ बात कर चुके हैं। इसमें मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे, जिसमें हमने कंपनी प्रमोशन के बारे में पढ़ा। कंपनी प्रमोशन। सेकंड जो स्टेप है वो है इनकॉर्पोरेशन का, और थर्ड जो स्टेप है वो है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो इसके लिए आपको 3 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कंपनी प्रमोशन के बारे में कंप्लीटली लास्ट लेक्चर तक, जिसमें हमने बात की कि एक कंपनी प्रमोटर के लिए कंपनी प्रमोशन के अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कवर करना, उनकी पॉसिबिलिटी स्टडी करना, उसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट्स अपन को क्या करने तैयार करने हैं। ये सारे के सारे काम जो होते हैं, यहाँ तक का हमने कार्यक्रम पूरा निपटा लिया है। इतना काम हमारा हो गया है, ठीक है ना। अभी हम सेकंड स्टेप से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका मीनिंग है इनकॉर्पोरेशन। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाता है, कंपनी को रजिस्टर्ड कैसे किया जाता है। देखो, रजिस्ट्रेशन वर्ड हमारे लिए सिंपल लगता है, लेकिन कंपनी के लिए फिर भी हम इनकॉर्पोरेशन वर्ड ही काम में लेंगे। इनकॉर्पोरेशन में होना क्या है, इनकॉर्पोरेशन में कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है हमें, ठीक है। इसको हम कंपनी समामेलन भी कहते हैं, समामेलन, ठीक है। किसी कंपनी को कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन तभी बोला जाता है क्योंकि वो इनकॉर्पोरेटेड होती है कंपनी एक्ट या कंपनी एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि समामेलन के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कंपनी रजिस्ट्रार के ऑफिस में अप्लाई करना होता है। तो कंपनी रजिस्ट्रार के ऑफिस में अप्लाई करने के लिए हमने प्रमोशन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, ध्यान रखेंगे हमने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से बना लिए। जैसे सबसे पहले हमने बनाया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये हमने बनाया था। फिर हमने बनाया था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो हमने इनके बारे में पढ़ा कि ये तो हमारा संस्थापन प्रलेख है, जिसे हम कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मानते हैं। और ये जो आपका दूसरा है, ये है पार्षद अंतर नियम। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो पार्षद अंतर नियम होता है या AOA जो आपका होता है, इसमें कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें होती हैं कि कंपनी कोई काम कैसे करेगी, उसके क्या मेथड, प्रोसीजर, प्रोसेस होंगे, उन सबको यहाँ पर मेंशन किया जाता है। क्लियर। इसके अलावा नंबर 3 पे हमने रिटर्न कंसेंट ली थी, रिटर्न कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स, यानी कि जो कंपनी के घोषित निदेशक हैं, संभावित निदेशक हैं, उन निदेशकों से हम क्या कर रहे हैं, लिखित सहमति ले रहे हैं कि वे कंपनी के संचालन में अपनी भागीदारी देने की सहमति दे रहे हैं, और उसके बदले में वो क्या खरीदेंगे, उसके बदले में उनको कंपनी के क्वालिफिकेशन शेयर्स दिए जाएंगे। क्लियर। तो उन्हें हम योग्यता अंश कहते हैं। इसके अलावा एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट विद ए मैनेजर। अब ये जो मैनेजर है, ये टॉप लेवल मैनेजर है, इसको हम CEO या MD, मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम से जानेंगे। तो जैसा कि आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर बहुत सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है, ये डायरेक्टर्स जो हैं ये 2, 3, 5, 10, 15 तक लास्ट हो सकते हैं। मतलब अधिकतम संख्या जो आपकी कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर्स की होती है, चाहे वो एक OPC है, चाहे वो एक प्राइवेट कंपनी है, चाहे वो एक पब्लिक कंपनी है, सभी में जो आपके प्रपोज डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट जो होती है वो होती है 15, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें तो OPC के अंदर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 15, ठीक है। एक प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 15, ठीक है। और एक पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15। तो 15 की जो मैक्सिमम लिमिट है वो तो आपकी पहले से कैसी है, फिक्स है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ये बनता है कि एक 1 पर्सन कंपनी के अंदर मिनिमम 1,
प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और पब्लिक कंपनी में 3 मेंबर्स डायरेक्टर्स की फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी आपको बात ध्यान रखनी है कि अगर हम मिनिमम नंबर ऑफ ऑनर्स की बात करें, मेंबर्स की बात करें, तो इन दोनों में सेम ही है, लेकिन यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 होते हैं, तो आप यहाँ 7 ध्यान ना रखें। डायरेक्टर्स का जो मिनिमम आपका नंबर है वो कितना है, 3 है। ठीक है, तो आपको 3 कम से कम डायरेक्टर्स चाहिए एक पब्लिक कंपनी के प्रपोज डायरेक्टर के अंदर। ठीक, इसके अलावा हमने एक मैनेजर से भी क्या कर लिया है, एग्रीमेंट कर लिया है, समझौता कर लिया है। इसके अलावा हमने एक क्या क्या था, सर्टिफिकेट ऑफ नेम अप्रूवल। देखो, सबसे पहला काम किया था हमने ये नेम अप्रूवल का, यानी कि नाम का अनुमोदन। एक कंपनी जो होती है उसकी पहचान हमेशा सदस्यों से कैसी होती है, मेंबर्स से कैसी होती है, अलग होती है। तो उसका अपना एक नाम है, जैसे रिलायंस, जैसे टाटा, जैसे बिरला, जैसे डालमिया, विप्रो, बजाज, ये सारी कंपनियां हैं, इनके नाम हैं। ऐसे ही आपने क्या ये कंपनी को नाम दिलवाया है अपनी कंपनी को, कि आपकी जो कंपनी है वो बिजनेस वर्ल्ड में किस नाम से जानी जाएगी, ठीक है, मार्केट में किस नाम से जानी जाएगी। तो उसका हमने जो रजिस्ट्रार से अप्रूवल कराया था, उसका जो हमें रिटन सर्टिफिकेट मिला है वो भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो क्या होता है, एक रजिस्टर्ड प्लेस का डॉक्यूमेंट भी हमें देना होता है। एक्चुअल में हमने जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा था, इसके अंदर हमने ये देखा था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो क्लॉजेज होते हैं, उन क्लॉजेज में एक क्लॉज होता है आपका कौन सा, प्लेस क्लॉज। और प्लेस क्लॉज के अंदर हम रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम और एड्रेस मेंशन करते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने तक ये डिसाइड नहीं कर पाते कि एक्चुअल में हमारा हेड ऑफिस या जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ होगा। तो ऐसी कंडीशन में अभी तो आप कोई भी ऑफिस का नाम यहाँ दे सकते हैं, लेकिन जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, यानी कि जब कंपनी अस्तित्व में आ जाएगी, तो उसकी 30 दिन के अंदर आपको ये चीज़ कंपलसरी फिक्स करनी पड़ेगी कि आपका एक्चुअल में जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ होगा, और इसकी सूचना आपको 30 दिन के अंदर ही कंपनी रजिस्ट्रार को फाइनली दे देनी है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी आपको देना है। और इसके अलावा एक अपन ने क्या किया है कि एक फीस पेमेंट की है, फी पेमेंट रिसीप्ट। एक्चुअल में क्या है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको एक फ़िक्स फ़ीस या चालान पेमेंट करना पड़ता है, और उस पेमेंट के आपके पास एक रिटर्न प्रूफ होता है। तो वो प्रूफ भी आप क्या करते हैं, रजिस्ट्रार के पास जमा कराते हैं। अब आपको क्या करना है, जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके साथ एक डिक्लेरेशन, स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन जो हमने पहले तैयार की थी, उसको भी हमें लगाना है। स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन इस चीज़ को डिक्लेयर करती है कि आपने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब प्रिपेयर कर लिए हैं और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। तो ये फाइनल डिक्लेरेशन है आपकी, और इन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको कहाँ जमा कराना है, रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार उन सब की क्या करेगा, असेसमेंट करेगा, जांच करेगा, और जांच करने के बाद आपको क्या करेगा, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा। जिस दिन किसी कंपनी को ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है, उसी दिन कंपनी का बर्थ माना जाता है, और तभी से कंपनी आगे जितने भी काम करेगी उन सभी कामों के लिए लायबल मानी जाएगी। यानी कि अगर वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के सारे जो लायबिलिटीज़ बनेंगी वो कंपनी की बनेंगी। अब तक जो बन रही थी वो बन रही थी प्रमोटर की, ठीक है, क्योंकि प्रमोटर अब तक सारे काम कर रहा था। उसने जितने भी लोगों से डील किया, जितने भी लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किए, जितने भी लोगों से प्रॉमिसेस किए, वो सारे उसे पूरे करने हैं। लेकिन अब जिस डेट को आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, तब से कंपनी अस्तित्व में आ चुकी है। और कंपनी के बारे में हमने पढ़ा कि कंपनी अपने सारे काम खुद करती है, क्योंकि उसका अपना एक सेपरेट एक्सिस्टेंस होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है। और ऐसा करने के कारण जो कंपनी होती है, वो कंपनी सारे के सारे खर्चे जो वो आगे करने वाली है, सारे के सारे प्रोमिसेस जो आगे करने वाली है, उन सब के लिए वो लायबल मानी जाएगी। तो अब यहाँ पर जो आपका ये काम है इनकॉर्पोरेशन का, वो तो हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इनकॉर्पोरेशन गलत भी हो सकता है। क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है और बाद में पता चलता है कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन गलत हो गया, किसी व्यक्ति ने
जाली सिग्नेचर कर दिए, या कोई डॉक्यूमेंट आपका गलत लगा हुआ है, फर्जी लगा हुआ है, तो क्या उस चीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन पे पड़ेगा या नहीं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। समामेलन प्रमाण पत्र का क्या प्रभाव है? सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र। तो क्या होता है, अभी पहले कंपनी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता था, ठीक है ना, तो अभी क्या होता है कि उसके अंदर अब 1 नवंबर 2000 से, सन 2000 1 नवंबर से कंपनी के लिए CIN नंबर दिया जाता है। CIN, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देते, रजिस्ट्रेशन नंबर को हमने रिप्लेस किया है नेम से। वो नंबर क्या है, आपका नाम क्या है? CIN। CIN का मतलब होता है कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि कंपनी की पहचान संख्या। इसको हम हिंदी में निगम पहचान संख्या बोलते हैं, निगम पहचान संख्या। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि भाई जो आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है उसका कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने अभी तक आपको बताया था कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, यानी कि जब कंपनी का पंजीयन हो जाता है, तो कंपनी जो होती है वो अपने अस्तित्व को प्राप्त कर लेती है। मतलब वो उस चीज़ के लिए अब परमिट हो गई है, उस चीज़ के लिए उसको लाइसेंस मिल गया, उस चीज़ के लिए ऑथराइजेशन मिल गई कि अब वो अपने हिसाब से सारे काम करे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को ध्यान रखना है कि एक तो उसको मिल गया सेपरेट एक्सिस्टेंस। अब उसकी जो जान पहचान है वो कैसी हो गई? अलग। दूसरा उसको मिल गया परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है शाश्वत उत्तराधिकार। शाश्वत का मतलब होता है कभी समाप्त ना होने वाला, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कि विधान द्वारा निर्मित होती है। अब विधान से बनेगी तो सीधी सी बात है इसको बंद भी विधान से ही किया जाएगा। मोस्टली हमने देखा है कि किसी बिजनेस में, जैसे हम सोल ट्रेड की बात करें, तो सोल ट्रेड में अगर मान लो ऑनर को कुछ हो जाए, यानी कि ऑनर मर गया, या ऑनर को जेल हो गई, या वो बीमार हो गया, या वो दिवालिया हो गया, ऐसी कंडीशन क्रिएट होने पर बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर ऑनर और बिजनेस दोनों की जो एक्सिस्टेंस है वो कैसी है? आपस में अटैच्ड है। लेकिन यहाँ पर सेपरेट है, यहाँ पर हम कंपनी को मालिक से अलग जानते हैं। जैसे हम जियो कंपनी की बात करें, रिलायंस जियो कंपनी जो है, तो हम नेटवर्क जो यूज़ करते हैं वो रिलायंस जियो का करते हैं, ना कि मुकेश अंबानी का, जबकि वो उसके मालिक हैं। ठीक है, हम किसी भी चीज़ को उसकी कंपनी के नाम से जानते हैं। हमें पता है कि हमने जो मोटरसाइकिल परचेज़ की है वो हीरो कंपनी की है। अब हीरो कंपनी के मालिक हैं पवन मुंजाल, तो हम उनका नाम तो जानते भी नहीं हैं। तो कंपनी की पहचान कैसी है? अलग है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर परपीचुअल एक्सिस्टेंस है, यानी कि जब कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट या CIN नंबर मिल जाता है, तभी से कंपनी अपना एक अलग अस्तित्व धारण कर लेती है, और उस अस्तित्व को धारण करने के बाद वो अपनी मर्जी से, अपने खुद के सहमति से सारे काम करती है। चाहे उसे कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी हो, चाहे उसी किसी दूसरी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करना हो, या उसे किसी पर केस करना हो, तो वो ये सारे के सारे जो अधिकार है वो कंपनी को मिल जाते हैं। परपीचुअल सक्सेशन में आपको समझा चुका हूं, इसका मतलब होता है शाश्वत उत्तराधिकार। शाश्वत उत्तराधिकार एक्चुअल में क्या है? कंपनी कभी नहीं मरती, कंपनी कभी नहीं मरती ऐसा बोला जाता है, क्योंकि क्या होता है, कंपनी का एक्सिस्टेंस लॉ से है। कितने भी मालिक आए, कितने भी मालिक जाएं, कंपनी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी मालिक से होती ही अलग है। उसकी अपनी नाम है, उसका अपना बिजनेस, उसका अपना गुडविल है, उसकी अपने पूरे ट्रांजैक्शंस हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अपने डील हैं। तो ये सारी चीज़ें जब उसके पास हैं तो वो मालिकों से उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसको बोलते हैं हम परपीचुअल सक्सेशन। लेकिन अभी अभी मैंने आपको यही बताया था कि अगर मान लो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में कोई गड़बड़ रह जाती है, तो उसको इनकॉर्पोरेट सर्टिफिकेट मिलने के बाद, यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद भी हम मना नहीं कर सकते। सपोज़ जैसे मान लो मैंने कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए अप्लाई किया, तो मैंने अप्लाई किया है, सपोज़ मैंने किया 6 अगस्त को। मैंने 6 अगस्त को क्या किया है, आपका जो फॉर्म है वो डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए जमा करवा दिया। ठीक है, और फिर कंपनी रजिस्ट्रार ने मुझे
4 दिन के बाद यानी कि 10 अगस्त को सर्टिफाइड किया, यानी कि 10 अगस्त को मुझे रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट सौंपा। तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लो 10 अगस्त को रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट सौंपा है और उसके अंदर जो डेट है वो 6 अगस्त ही आ गई, गलती हो गई रजिस्ट्रार ऑफिस से मिसप्रिंट की वजह से वो जो डेट है वो 6 अगस्त ही आ गई, तो ऐसा होने पर कंपनी 6 अगस्त को ही रजिस्टर्ड मानी जाएगी। और ध्यान रखना है इस 6 अगस्त से लेके और 10 अगस्त के बीच में कंपनी ने जो कुछ भी खर्चे, जो कोई भी काम किए होंगे वो सब कंपनी पर क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। यानी कि कंपनी उन 4 दिनों में होने वाले कार्यों के लिए भी जिम्मेदार होगी और उन सब के लिए उसको भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि हमने माना है कि रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी सेपरेट हो जाती है, उसकी अलग से पहचान हो जाती है और वो जन्म ले लेती है। ठीक है, यानी कि कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कंपनी बनेगी बनेगी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या सर ऐसी झूठी सूचनाओं पर या गलत सूचनाओं पर बनाई गई कंपनी आगे चलेगी? तो मैं आपको बता दूं इस कंपनी का तो भाई रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर आपको लगता है कि नई कंपनी गलत बन गई है, गलत सूचनाओं से बन गई है, तो फिर इसका एक ही उपचार है, एक ही इसकी रेमेडी है, और वो रेमेडी क्या है कि आप कंपनी का वाइंड अप कर दें। वाइंड अप का मतलब होता है बंद। वाइंड अप को कंपनी का लिक्विडेशन भी बोलते हैं, और इसको अपन क्या कह रहे हैं, वाइंड अप को बंद करना या समापन करना कहते हैं, बंद या समापन। यानी कि नई नवेली जो कंपनी बनी है उस नई नवेली कंपनी को अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गलत सूचनाओं, झूठी सूचनाओं के द्वारा बन चुकी है, तो आप इसको क्या करेंगे, बंद करने के लिए एप्लीकेशन देंगे, क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है वो भी लॉ के अंदर ही है। हम सिंपल दुकानों की तरह ऐसे बंद नहीं कर सकते कि शटर लगाई और कंपनी बंद, ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पर बंद करने का सेम उस तरह का ही एक प्रोसीजर होगा जिस तरह का हम अभी यहाँ पर इसको स्टार्ट करने का पढ़ रहे हैं। तो लीगल प्रोसीजर के थ्रू ही, यानी कि कंपनी लॉ से ही तो जन्म लेती है और लॉ से ही मरती है। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कंपनी के कैपिटल सब्सक्रिप्शन के बारे में। ठीक है, थैंक यू।